अगर आप देशभक्ति रखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में जॉब कैसे पाई जाए, कैसे उसमें भर्ती होए, क्या फिज़िकल टेस्ट होते हैं, क्या रिटन टेस्ट होते हैं और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजवीर मलिक जी, जो कि एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में और अब प्रमोट हो चुके हैं एडिशनल डीसीपी पर। नमस्कार सर। नमस्कार सतीश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिंटन पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और साधुवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का एक ओवरव्यू क्या होता है, काम करने का क्या दायरा होता है, क्या काम करती है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और दिल से काम करती है और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है और सामाजिक सुरक्षा करते हुए सामाजिक सेवा भी कर रही है। हमारा मिशन और मोटो है शांति, सेवा और न्याय। तो सर, जैसे हर स्टेट की अलग पुलिस होती है, मान लीजिए यूपी की यूपी पुलिस है, दिल्ली की दिल्ली पुलिस है, उत्तराखंड की उत्तराखंड पुलिस है, तो इन सब पुलिस डिपार्टमेंट में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, कैसे अलग अलग होती हैं, क्या डिफरेंस है? पुलिस तो सारी एक है, सबका एक ही काम है, सामाजिक सेवा और सुरक्षा करना। ये है, उनके अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग जुरिस्डिक्शन हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वरना सबका काम एक ही है। तो क्या कुछ काम करने के उसमें भी फ़र्क आता है, जैसे कि दिल्ली राजधानी होती है और बाकी सारे नॉर्मल स्टेट हैं, तो क्या पुलिस का कुछ अलग तरीका रवैया रहता है काम करने का इसमें? दिल्ली में कोई भी लेथार्जिक एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दिल्ली में आपको त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, इमीडिएटली कार्रवाई करनी पड़ेगी और न्यायिक दृष्टि से कार्रवाई करनी पड़ेगी, अच्छे से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप टाल नहीं सकते। तो सर, दिल्ली पुलिस में एक आम आदमी जो जानता है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट देखता है कि दिल्ली पुलिस में काफ़ी ब्रांचेस होती हैं, क्राइम ब्रांच होता है, साइबर सेल होता है, पीसीआर होती है। थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे कि इतने सारे डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्यों इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए आखिरकार? सबका अपना अपना काम है। साइबर सेल का साइबर फ्रॉड्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। क्राइम का जो क्राइम और क्रिमिनल्स हैं, जो इंटरस्टेट क्रिमिनल्स हैं, दिल्ली के क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का होता है। पुलिस स्टेशंस हैं जो उनके पैटी ऑफेंसेस हैं, पैटी थेफ्ट्स हैं और रॉबरीज हैं, उनके बारे में कार्रवाई करने का होता है। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। सर, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी होती है, पीसीआर भी होती है और स्पेशल सेल भी होता है। थोड़ा इनके बारे में बताएंगे कि इनका क्या काम होता है? मैंने बताया ना, जैसे पुलिस स्टेशंस में आपकी पेटी ऑफेंसेस की जो भी एफआईआर्स हैं, डेली आपके रूटीन की, ये चोरी हो गया, वो हो गया, घर में चोरी हो गई, कुछ छीन लिया, स्नैचिंग हो गई, रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, इस तरह के। और क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल जो है वो टेररिस्ट से रिलेटेड, गंदे आदमियों से रिलेटेड, इंटरस्टेट क्रिमिनल से रिलेटेड और जो टॉप बदमाश हैं जो इजीली नहीं पकड़े जा सकते, उनके ऊपर काम करते हैं। तो सर, जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स आकर दिल्ली पुलिस में बने हैं, वो एक साथ काम कैसे करते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हो गए, मान लीजिए फॉरेंसिक भी है, वुमेन सेल भी है, पीसीआर भी है, तो एक केस सॉल्व करने में तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती होगी, तो उनको काम करने में दिक्कत नहीं आती? वुमेन सेल जो है वो वुमेन से रिलेटेड क्राइम जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फोरेंजिक जो है, फोरेंजिक ब्रांच उनकी जो उससे रिलेटेड एविडेंसेस से रिलेटेड उनकी फोरेंजिक जांच करेंगी। और क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल का मैंडेट जैसे मैंने आपको बताया ही है, पुलिस स्टेशंस का मैंने आपको बताया है। सबका अपना अपना काम है और सब अपने काम में बखूबी निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि एक अगर केस मान लीजिए आता है दिल्ली पुलिस में, कोई चोरी का आता है या कोई टेररिस्ट का केस आता है, तो इस पे जांच वगैरह कैसे की जाएगी? फॉरेंसिक के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी एक पुलिस स्टेशन में, कैसे उसका केस का प्रोसीडिंग रहेगी? थोड़ी बहुत सारे मैटर इकट्ठे कर दिए, चोरी, टेररिस्ट, ये सबका अलग अलग है। चोरी में क्या क्या है, कोई ट्रांसप्रिंट फिंगरप्रिंट वहाँ पे छोड़ा है, नहीं छोड़ा है,
या क्या हालात हैं, हर एक का जो सीन ऑफ क्राइम है वो अलग अलग होगा। उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें कि उसमें क्या एविडेंस होंगे उसी हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से फोरेंसिक लैब की मदद ली जाएगी। तो सर जैसे कि आजकल जो देखा जा रहा है जो इस पीढ़ी में चल रहा है, नौजवान के पास कोई जॉब नहीं है करने के लिए, काफ़ी कम जॉब्स मिलती है और उसकी वजह से एक छोटा सा बच्चा कॉलेज का या स्कूल का भी आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके नंबर नहीं आ रहे होते या फिर उसको जॉब नहीं मिल रही होती है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही होती। तो आप कैसे क्या रिकमेंड करेंगे सर कि एक नौजवान जो आ रहा है दिल्ली पुलिस का सपना देखकर, वो कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करे? क्या डिपार्टमेंट के लिए वो अपना एम रखे कि मेरे को इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? डिपार्टमेंट में डायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं कर सकते, पहले तो आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी पड़ेगी। जी। दिल्ली पुलिस ज्वाइन के लिए आपकी 3 एंट्रियाँस हैं, एक है कांस्टेबल लेवल पे और मिनिस्ट्रियल में जो है वो हेड कांस्टेबल लेवल पे भी है, और दूसरी एंट्री है आपकी सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो एसएससी कंडक्ट करती है। तीसरी एंट्री है आपकी डायरेक्ट एसी लेवल एसीपी लेवल पे, एसीपी लेवल पे जो दानिप्स और आईपीएस में आते हैं उससे एंट्री होगी। तो ये अलग अलग लेवल हैं, जिसने जिस लेवल से एंट्री करनी, जिस तरह की मेहनत कर सकता है उसी तरह की उसको तैयारी करनी चाहिए। आपके पास सारी तरह की किताबें बुक्स अवेलेबल हैं, सिर्फ एक ही है मंत्र, एक ही है पढ़ाई मेहनत, और जिसने कर्म किया वो हमेशा सफल रहेगा, ये मूल मंत्र है। तो सर जैसे एक बच्चे को कब से तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से कि दिल्ली पुलिस में वो एसआई लग जाए या कांस्टेबल लग जाए, हेड कांस्टेबल लग जाए, कब से तैयारी चालू हो जानी चाहिए? क्योंकि आजकल जो है बच्चे 8वीं 9वीं क्लास से जाने लग जाते हैं मेडिकल एग्जाम्स के जैसा लिए। कि मैंने आपको बताया वो किस लेवल पे एंट्री लेना चाह रहे हैं। मान लो कांस्टेबल लेवल पे एंट्री लेना चाह रहे हैं तो वो 10th क्लास से उसकी तैयारी शुरू कर दें। 10th के बाद 12th के बाद उस तरह की तैयारी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली रूटीन की जो जनरल नॉलेज है उसको गेन करें, और कुछ बुक्स हैं कंपटीशंस की, वो बुक्स पढ़ें। जैसे कांस्टेबल्स के, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स के पिछले 10 साल 15 साल के एग्ज़ाम्स हैं, उनको बार बार करें। कुछ बुक्स आती हैं जिसमें टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को बार बार सॉल्व करें। उससे जो आपका वो पढ़ेगा, आपकी इमीडिएटली आपका नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा। तो सर कौन कौन से एग्जाम इसी होते तरह से सब इंस्पेक्टर लेवल पे है, वो एसएससी से आएगा। उसी तरह से वो ग्रेजुएशन के बाद है, उसमें उसको जो भी बच्चा है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से उसकी तैयारी शुरू कर दे थोड़ी थोड़ी, और ग्रेजुएशन फाइनल तक आते आते वो उसको पीक पे ले जाए और वही उसी हिसाब से तैयारी करे। वही सेम 10-15 साल के पेपर ले ले सब इंस्पेक्टर के, एसएससी के, और जो पुरानी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और जो अपडेट जो चल रहे हैं जनरल नॉलेज के, उनको ध्यान में रखे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सर क्या एग्ज़ाम्स रहते हैं एक उसके लिए, दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम कहाँ से देने पड़ते मैंने हैं? बताया ना, आपका कांस्टेबल लेवल पे बताया, एसएससी लेवल पे बताया, फिर एसीपी लेवल पे जो एंट्री होती है दानिप्स और उसमें आईपीएस आते हैं, उसमें जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसके लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए भी आपको सेकेंड ईयर से, फाइनल ईयर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 1-2 साल की अच्छी तैयारी के बाद आपको लास्ट ईयर्स के 10-15 साल के पेपर भी करने हैं। वो बहुत सारे मॉक पेपर्स भी आते हैं, मॉक टेस्ट भी आते हैं, उसके बारे में भी तैयारी करनी है। और न्यूज़पेपर डेली का रूटीन का आपका होना चाहिए, और मैगजीन्स वगैरह आती हैं, मतलब उसको हर तरह की तैयारी करना चाहिए और अपने आप को हर दिन टेस्ट करना है। हर दिन मॉक टेस्ट दे के अपने आप की, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं कितने % का स्कोर कर रहा हूँ। इस तरह से वो अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकता है बच्चा। मतलब रोज़ एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, आंकना चाहिए कहाँ पे वो कमी रखता है, कहाँ पे वो। तभी पॉसिबल है। अगर वो पेपर से ही अपने आप को आंकेगा तो एक पेपर यूपीएससी के मान लो 6 चांस हैं, 6 चांस के बाद तो उसको चांस नहीं मिलेगा। एसएससी के मान लो 5-7 चांस मिल जाएंगे। एज उसका भी एज लिमिट है, 25-26 साल तक है। अच्छा। उसके बाद कैसे दे पाएगा? 21 साल से लेकर 26 साल 27 साल तक कैसे दे पाएगा? वो चांस वही 5-6 मिलेंगे। तो उसको रोज़ अपने आप को अपना आकलन करना होगा, रोज़ अपना टेस्ट लेना होगा, रोज़ मॉक टेस्ट पेपर्स देने पड़ेंगे ताकि वो अपने आप को आंक सके कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो सर एक तो ये हो गया जो थ्योरी हो गया, पढ़ा लिखा किताबी ज्ञान जो हो गया, बाकी फील्ड का ज्ञान जानने के लिए क्या करे एक नौजवान जो है कि पुलिस के साथ कैसे काम कर सकता है, थोड़ा कि फील्ड का ज्ञान भी उसे मिल जाए जॉब से पहले।
फील्ड का ज्ञान एज सच उसको लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी जब एंट्री करेगा, सिलेक्शन होगा, तो उनका एक ट्रेनिंग होता है। 1 साल का, 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर उस ट्रेनिंग को अच्छे से कर लेंगे तो फिर उसको पहले उस फील्ड के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें जब आदमी आता है उसी तभी सीख पाता है। और एक सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है, एक रहता है फिजिकल टेस्ट। क्योंकि फिजिकल टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी उसमें फेल किया जा सकता है। उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे कि एक फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे पास करते हैं उसे। देखो, आप पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? जब आपका दिमाग, आपका माइंड स्वस्थ होगा। और एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ माइंड रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली 1-1.5 घंटा पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना बहाओगे, थोड़ा सा फिजिकल करना पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, कूद फांद करनी पड़ेगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह से जो भी उसके क्राइटेरियाज़ हैं वो फिक्स हैं। उनको देख के उसी तरह से, जिस तरह से रिटन टेस्ट की तैयारी करता है बच्चा, उसी तरह से फिजिकल की भी डेली अगर करेगा तो वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उससे उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, पसीने भी निकलेंगे और शरीर से जो है गंदगी भी निकलेगी और वो अपने आप को स्वस्थ भी महसूस, और अच्छे अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित होंगे। आपको सारा पता है, डोपामिन, सेरोटोनिन जो है वो स्वेटिंग के बाद ही जो है स्रावित होते हैं। और जब पसीना निकलेगा तो आपका एक दिमाग जो है बड़ा स्वस्थ रहेगा, आप फील गुड करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। और उससे आप अगर ज़्यादा और अच्छे जाएंगे तो आप स्पोर्ट्स में भी आगे निकल सकते हैं। आज स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है, मेहनत करने वाला चाहिए, स्काई इज़ द लिमिट। तो क्या सर स्पोर्ट्स में भी कोई वो मिलता है, एडवांटेज मिलता है अगर दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग करे या दिल्ली पुलिस की जॉब लग जाए तो? हाँ, मिलता है। दिल्ली पुलिस के भी इंटरनल स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा। और आप बाहर से भी अगर कोई आप उस तरह का करके आते हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिल सकती है। और सर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या रहता है एक बच्चे के लिए? क्या कोई बीमारी अगर से जूझ रहा हो बच्चा तो उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं दिल्ली पुलिस में? जब आप डेली स्पोर्ट्स करोगे, डेली दौड़ करोगे, डेली अपना पसीना बहाओगे, मैं नहीं समझता कोई बीमारी, कोई फिजिकल अनफिटनेस आपके पास होगी। जैसे सर किसी को डायबिटीज़ हो पहले से बचपन से, या कुछ कम स्टेमिना हो, बीमारी हो कोई भी अलग, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है दिल्ली पुलिस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना है जब वो फिज़िकल एक्सरसाइज करेगा और पसीना बहाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा डेली रूटीन में, तो मेरे ख्याल में डायबिटीज़ भी कहाँ रह पाएगी। तो सर एक तो दिल्ली पुलिस का जो होता है एंट्रेंस का ये तरीका आपने जो बताया, और साथ में जो आर्मी में भी रहता है एक ट्रेनिंग का, तो उसमें भी कोई फ़र्क रहता है आपका कि उसमें जो फिज़िकल एग्ज़ाम होगा और दिल्ली पुलिस में जो फिज़िकल एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल आसान रहता है, मुश्किल रहता है? देखो, आर्मी के बारे में तो उनका क्या लेवल है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारे ही बच्चे जो है आर्मी में भी जाते हैं, और वही बच्चे जाते हैं जो डेली फिजिकल फिटनेस रखते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, 5-7-10 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं और अपने शरीर को फिट रखते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, रस्से चढ़ने की, कूदने की, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, तो ये चीज़ें जो है आदमी को फिट रखती हैं। तो सर दिल्ली पुलिस से और भी क्या स्कोप कुछ बनता है आगे? मान लीजिए आर्मी का स्कोप बन सकता है, आपने एक स्पोर्ट्स का तो स्कोप बताया, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट आर्मी में भी जॉइनिंग हो सकती है अच्छी पोस्ट पे? ये आर्मी का अलग एग्ज़ाम्स हैं, उस पे भी अलग एंट्रीज़ हैं। जैसे कांस्टेबल लेवल पे भी एंट्रीज़ हैं, उसमें भी सेकंड लेफ्टिनेंट लेवल पे भी एंट्रीज़ हैं, डिफरेंट लेवल्स पे एंट्रीज़ हैं। वो सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप कहाँ से एंट्री करना चाहते हैं। बच्चा अगर 10वीं 12वीं कर रहा है तो वो अगर देखेगा तो सारी चीज़ें वहाँ से उसको मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सर, ये तो हो गया थोड़ा नौजवान के बारे में कि वो कैसे एंट्री लेगा दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अगर चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक नौजवान कैसे जान सकता है दिल्ली पुलिस के बारे में, क्या काम चलता है। तो एफआईआर के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि एफआईआर की प्रक्रिया क्या रहती है, जांच से पहले, जांच के बाद, कंप्लेंट दर्ज होने के टाइम से? आपने कोई भी कंप्लेंट दी, अगर उसमें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो उसका एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद फर्दर उसके इन्वेस्टिगेशन होता है। जिस तरह की भी है, जैसे चोरी की है या आपकी स्नैचिंग की है या रॉबरी की है, मर्डर की है, जिस तरह का एलिगेशन होंगे, जिस तरह के उसमें
सब्जेक्ट होगा उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सर जब अभी थोड़े टाइम से क्या सुनने में आ रहा है सर कि अगर कोई व्यक्ति जाता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराने, तो उसकी एक कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, लिखी जाती है और उसे कहा जाता है कि एक कोई इंस्पेक्टर आएगा या कोई भी पुलिस अफसर आएगा और उस मामले की जांच करेगा। उसके बाद उसे डायरी एंट्री मिलेगी, डीडी एंट्री मिलेगी या फिर उसको कुछ रिसीविंग मिलेगी उसकी। हाँ, आप जो भी कंप्लेंट आप देंगे, आपको पूरा अधिकार है उसकी रिसीविंग लेने का और आपको पूरा अधिकार है उसके बारे में पता करने का कि मेरी जो कंप्लेंट थी इससे संज्ञेय अपराध बनता है, इसमें केस रजिस्टर कीजिए। किसी कारण से अगर पुलिस नहीं कर सकती तो आप उनके जो उच्च अधिकारी हैं, एसएचओ से मिलें, एसीपी से मिलें, डीसीपी साहब से मिलें और ऊपर फर्दर मिलें। अपनी कोशिश आप कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो आप कोर्ट के माध्यम से भी अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि सर एसएचओ साहब से या एसीपी सर से जैसे आप हैं, तो उन तक पहुंचना एक आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो वहां तक पहुंच नहीं पाता अपनी कंप्लेंट लेके, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अगर उसे कंप्लेंट ना दर्ज हो पाए तो उसको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? कोई आप तक भी पहुंचने का तरीका है ऐसा? मुश्किल कतई नहीं है। कोई भी आदमी, हर आदमी का अधिकार है अपने कंप्लेंट के बाबत किसी भी उच्च अधिकारी से मिलने का और सबका अपना अपना अलग टाइम है और सभी मिलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलता। मान लो आज आप एसएचओ के पास जाते हैं, एसएचओ नहीं मिलते हैं तो आप एसीपी को बताइए कि इतनी बार जाता हूँ, एसएचओ से मिलने नहीं देते मेरे को। एसीपी से नहीं मिलते, डीसीपी साहब के पास जाइए, वो उनको बताइए कि ऐसे ऐसे मिलने नहीं देते। तो सारा सिस्टम जो है तय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि कोई नहीं सुनता और कोई नहीं मिलता और कोई काम नहीं होता। ये सारा चीज़ें चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, तो इसीलिए चल रही हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो सर एसएचओ साहब का या एसीपी डीसीपी का क्या रोल रहता है एक एफआईआर में? अगर उनके पास लेके जाता है बंदा, तो फिर वो क्या उस पर एक्शन कर सकते हैं आगे? और अक्सर उस पर फर्दर एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसकी चार्जशीट या अनट्रेस या कैंसिल जो भी है वो कोर्ट में जाती है। कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है। फिर सर दिल्ली पुलिस में जो भी एक पुलिस स्टेशन में पोस्ट होती हैं, एक बारी उन पे ज़रा रोशनी डालेंगे, क्या क्या पोस्ट होती है और क्या काम करते हैं? वो हायरार्की इस तरह से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई जिसको बोलते हैं और इंस्पेक्टर में एक थाने में 3 वो होते हैं, एक एसएचओ होते हैं, एक एटीओ बोलते हैं और एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो सर जो एक एंट्री लेके आ रहा है बच्चा, उसको कहाँ कहाँ एंट्री मिल रही है? सब इंस्पेक्टर पे, हेड कांस्टेबल पे और मैंने आपको बताया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और एसीपी थ्रू यूपीएससी। इसमें चाहे दानिश पे आए वो आप और या आप सीधे आईपीएस में आए। तो सर इन पोस्ट पे क्या क्या काम का दायरा रहता है कि एक बच्चा सिलेक्ट कर सके प्रॉपरली कि उसको क्या काम करना है, दिल्ली पुलिस में आके क्या करना चाहता है वो? ये उसने चॉइस करना है कि मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूँ, उसी तरह की तैयारी करे और उसी तरह का अपना आकलन करें। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें अपना आकलन और जुनून। अगर आपके अंदर जो भी आपको बनना है उसके लिए पहली चीज़ रहेगी जुनून और जुनून के बाद आएगा अपना आकलन। अगर वो आप डेली रोज़ हर घंटे में अपना आकलन करोगे और जुनून को बरकरार रखोगे और उस अपने मोटिव की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो सर एसआई और एएसआई का थोड़ा स्कोप जानना चाहेंगे कि उसमें कैसे काम क्या करता है एक अफसर जो लगता है एसआई एएसआई? कुछ नहीं, थाने में जो भी है इन्वेस्टिगेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, सभी डिफरेंट ड्यूटीज़ सबको करनी पड़ती हैं। जैसी सिचुएशन होती है उसी तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता पाएँ कि क्योंकि अलग अलग पोस्ट जो हैं, क्योंकि 3 पोस्ट हो गई जो एक एंट्री के लिए बच्चा ले सकता है और अगर उसको फील्ड वर्क नहीं पता तो ज़्यादा जान नहीं पाएगा वो कि पोस्ट पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली काम। देखिए ये तो मैं आपको बताया ना, 1 साल जो ट्रेनिंग होती है और 1 साल फिर उसका वो भी ट्रेनिंग का पीरियड है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, थानों में दी जाती है वो, जिसको डी कोर्स भी बोलते हैं, जिसको शुरुआत भी बोलते हैं। उस शुरुआत में वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, उनको एसोसिएट किया जाता है किसी भी ट्रेंड सब इंस्पेक्टर के साथ, ट्रेंड कांस्टेबल के साथ, ट्रेंड हेड कांस्टेबल के साथ। तो वो सारी चीज़ें 1 साल ट्रेनिंग के बाद, जिसमें लॉ वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह पढ़ के ट्रेनिंग लेके फिर आता है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए थानों में पोस्टिंग की जाती है।
तो उस दौरान क्या एक बच्चे को रियल केस में भी कोई इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, किसी रियल केस में काम करने का मौका? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो तो साथ साथ में जो ट्रेन सब इंस्पेक्टर है वो भी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको एसोसिएट रहेंगे, साथ साथ देखेंगे, डे टू डे कार्रवाई को देखेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसके जब वो चाहेगा 8-9 महीने बाद, साल बाद, उसको इंडिपेंडेंट से भी उसको इस तरह के केस दिए जाएंगे। अब सर जैसे कि मॉडर्न हुआ भी मॉडर्न हो चुकी है, पुलिस भी मॉडर्न हो चुकी है काफ़ी, सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ों का जो प्रयोग है वो काफ़ी सामान्य माना जाएगा। तो इसका कैसे यूज़ कर रही है दिल्ली पुलिस, इस पर ज़रा बताएंगे हमें, कैसे मॉडर्न बन चुकी है अब दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट? देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कुछ भी कहेंगे तो आपका ये पॉडकास्ट है कि सभी देखेंगे, आम जनता भी देखेगी, क्रिमिनल्स भी देखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी पुलिस मदद से क्रिमिनल्स को पकड़ती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हमें बतानी चाहिए। तो बाकी जो भी एविडेंसेस हैं, सीसीटीवी वगैरह हैं, ये बहुत ही अच्छे से हेल्पिंग हैं पुलिस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता इस स्टेज पे, क्योंकि इस चीज़ को देखने से क्रिमिनल्स हमारे से भी ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे और फिर इन चीज़ों से बचेंगे। जी जी। तो सर इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगा मैं, जैसे कि काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं ओटीटी पर, काफ़ी मूवियाँ बनाई जाती हैं जिसमें दिल्ली पुलिस को दिखाया जाता है कोई केस में इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी तरीके से। तो उसमें मान लीजिए जो भी प्रोसेस दिखाया जाता है फिंगरप्रिंट लेने का या सीसीटीवी चेक करने का, उसका क्या ताल्लुकात है असली ज़िंदगी से? क्या वो असली ज़िंदगी से लिया जा रहा है या फिर वो रूपांतरीय है बिल्कुल ही? फिल्म तो फिल्म है, और वो किस बेसिस पे बनी है, क्या किसी ओरिजिनल कहानी के बेसिस पे बनी है, कैसे बनी है, ये तो देखने से ही पता लगेगा। इस बारे में तो कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। आम जनता का क्या रोल रहता है सर पुलिस को हेल्प करने में, कि वो पुलिस की सहायता कर सके किसी भी केस में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, एफआईआर में, कुछ भी? उस पे ज़रा बताएं एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जो इस चीज़ को समझते हैं आम जनता में, वो बहुत अच्छे से समझते हैं और वो पुलिस की मदद भी करते हैं, और वो पुलिस के आँख नाक कान भी हैं, पुलिस को हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। इसी नेटवर्क पे जो है पुलिस अपना काम अच्छे से कर पाती है। तो चलिए सर एक बारी बात कर लेते हैं नौजवान के आजकल जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं, रेप केस में, थेफ्ट में, रॉबरी में, गैंग एफिलिएशन में, इन सब में एक आजकल का यूथ ज़्यादा पढ़ चुका है, काफ़ी माइंड उसका भ्रष्ट हो चुका है आजकल, जिसकी वजह से वो क्राइम की दुनिया की ओर जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे पुलिस कैसे सुधार कर सकती है या क्या करना चाहिए एक नौजवान को? ये बहुत अच्छे से सवाल पूछा है आपने। इसमें अकेला पुलिस का काम नहीं है, इसमें समाज का भी काम है। समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति वो आगे आएँ। जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो हाथ में तमंचा लेना पसंद करते हैं और तमंचा लेकर रील बनाना पसंद करते हैं, ऐसे युवकों के लिए मेरे को संदेश है, और उनके अभिभावकों के लिए और उस समाज के लिए भी, कि इस तरह का कृत्य ना करें और अपने आप को कहीं अच्छे काम में बिजी करें, फिज़िकल एक्सरसाइजेज में बिजी करें, डेली रूटीन से दौड़ में बिजी करें और फिज़िकल एक्सरसाइजेज करें, अपने शरीर को फिट रखें, क्योंकि एक फिट शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। और दिमाग जब इधर उधर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाता है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये समझ लो परिवार की तो हानि है ही है, समाज की भी हानि है, और ये अकेले उस परिवार का दायित्व नहीं है, समाज का भी दायित्व है। उस बच्चे को संभालना, उस बच्चे को गलत क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना जाने देना, किस तरह से उसको रोकें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर बताता हूँ। जी। आज 3 चीज़ें हमारे समाज को बहुत ग्रसित कर रही हैं, खासकर यूथ को। सबसे पहले जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिनका आपने जिक्र किया था, गैंग वार, गैंग्स के लोगों के साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे है नशा, सूखा नशा, नारकोटिक सब्सटेंसेस का नशा। पूरे हरियाणा में पूरा फैला हुआ है, हर जगह इसकी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें रोकनी है, समाज को रोकनी है। नंबर 3 जो एंड्रॉयड फ़ोन है आपका, 4 से 6-8 घंटे का जो आपका बच्चा एक एवरेज टाइम है पर डे का जो इसको देखता है,
उसको देखने से संस्कार इस फ़ोन से ही ले रहा है बच्चा। इस फ़ोन में आपको क्या संस्कार मिलेंगे, कैसी कैसी रील्स इस पे आती हैं, आप समझ सकते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसान का मुद्दा। किसान आज जो भी फसल उगा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में, अच्छी हेल्दी फसल उगाने के चक्कर में बहुत सारा यूरिया का, बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है। वो यूरिया और कीटनाशक सारा फसल में होते हुए मार्केट में जाता है, मार्केट में होते हुए समाज में के सारे लोग उसको खरीदते हैं और वो सारा हमारे अंदर जाता है। हमें इससे बचना होगा, वरना हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी कैंसर से ग्रसित होगा। इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? सारा दायित्व तो सरकार का नहीं है। सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ें और हैं करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ये समाज का जो प्रबुद्ध और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उसको आगे आना पड़ेगा इसके लिए। किसान के मामले में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आपको दिल्ली में जो भी किसान है या हरियाणा में कोई अपना, जैसे आपका अपना एक फैमिली डॉक्टर है, आपका अपना एक एडवोकेट है, आपका अपना एक सीए है, आपको वो आपके पर्सनल हैं। इसी तरह से किसान भी पर्सनल कीजिएगा और उससे कहिएगा भाई ये जो खेत है ये मेरा है, आप इसमें ये अनाज उगाइएगा और आप उगा के इसमें ना तो कोई आपने खाद डालना है, ना कोई कीटनाशक डालना है। मैं जो भी है ऑर्गेनिक खाद इसमें डालूंगा, गोबर का खाद इसमें डालूंगा, वो मैं अपने आप आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस तरह से अगर आप लेंगे और इसमें जो भी फ़ायदा नुकसान होगा वो मेरा है। आपके इस एकड़ की जो इतनी फसल आप लेते हो उसका ये एडवांस में मैं आपको देता हूँ। मेरी फसल कैसी होगी नहीं होगी वो मेरी किस्मत है। अगर इस तरह का व्यवहार किसान के साथ हर व्यक्ति करेगा, वो खुद भी बचेगा और किसान भी बच जाएगा। वरना किसान इस आपादापी में यूरिया बहुत सारा मारेगा, कीटनाशक बहुत सारा मारेगा और जहर का उपज उगाएगा और जहर को सारा समाज खाएगा। ये एक विशेष सर्कल बन जाएगा। ये चीज़ें रोकनी होंगी, बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सारी चीज़ों के संबंध में मैं आपको, आपके दर्शकों को बता दूं कि गोहाना की अनाज मंडी में 30 जुलाई को 11 बजे किसान मजदूर सम्मेलन हो रहा है। इन्हीं मुद्दों पे आधारित होगा वो। जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, यूथ व्यक्ति हैं, समाज के सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, मेरी उनसे अपील है, हाथ जोड़ के विनती है, उसमें ज़रूर पहुँचें। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे। उन्होंने स्वीकृति दी है अपने आने की। तो आप सबसे भी निवेदन है, आपके दर्शकों से भी निवेदन है कि 30 जुलाई को 11 बजे नई अनाज मंडी गोहाना में ज़रूर पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। तो आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना कि एक नौजवान कैसे भर्ती हो सकता है दिल्ली पुलिस में, कैसे वो देश की सेवा कर सकता है, कैसे वो अपनी देशभक्ति को सही जगह पर लगा सकता है और देश की मदद कर सकता है, वो भी सीधा एडिशनल डीसीपी सर से, राजबीर मलिक जी से। उम्मीद है आपके लिए पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाने वाला पॉडकास्ट होगा और आपको कुछ ना कुछ दिल्ली पुलिस के बारे में अच्छी बातें ही बता के गया होगा कि आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।